हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो ये वीडियो नंबर 2 है हमारी लक्ष्मीकांत सीरीज़ की, जिसको हम कवर कर रहे हैं बाय द एक्टिव रिकॉल्स, बाय द माइंड मैप्स वगैरह के थ्रू। सो इसमें हमने लास्ट वीडियो भी अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने एक्ट से रिलेटेड बात की थी, जिसमें MCQ प्रैक्टिस किए थे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस किए थे, जिसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया था और चैनल पे भी डाल दिया था। अब ये है वीडियो नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इसमें फैक्ट्स बहुत हैं, फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, मेंबर्स के नेम हैं, और इसमें ना लास्ट ईयर UPPCS में क्वेश्चन आया है, मैचिंग का क्वेश्चन आया था, याद कीजिए। JP मैंने अभी UPPCS पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर कराए थे, उसमें एक क्वेश्चन था यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन था, स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, बिजनेस एडवाइजरी, बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस के चेयरमैन कौन थे, फंडामेंटल राइट्स जो सब कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, राइट। सो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। मैंने UPPCS 2025 बड़ी डिटेल्ड में पॉलिटी कवर कराया है, सो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अब चलते हैं इस वाले वीडियो पे। ये वीडियो है लेक्चर नंबर 2 की। चलिए जी शुरू करते हैं। और इसे ना थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ मैंने कुछ 100 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, जो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे डाल दिए। मैं अभी फिर रीअपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर जिसको भी श्रद्धा हो उसे सॉल्व करने की, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। चलो, फर्स्ट पहले तो ना माइंड में क्लियर रखो कि किसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए उसकी डिमांड ऑफिशियली उठाई थी। सो दैट पर्सन वॉज M.N. रॉय, एंड इन द ईयर 1934। लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 1 के फर्स्ट पैराग्राफ का ये डिटेल है, राइट। इतना डिटेल में जाके कर रहे हैं। और M.N. रॉय थे 1934, और M.N. रॉय कौन थे? ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करो। आई नो काफ़ी लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन जिनकी हुई है आप उन्हें लिंक कर सकते हो communist movement. So there's one case in the modern history where we study like कानपुर conspiracy case and मेरठ केस से रिलेटेड है। इनके years आपको याद होने चाहिए, 1925 से पहले हैं, 1924 के आसपास हैं। एंड देयर इज वन मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो 1928-27 के आसपास का है। ये क्रोनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मे बी कभी पूछ ले। मैंने बस आपको मॉडर्न का एक रेफरेंस बता दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री जब करेंगे ना तब और डिटेल में जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद की टाइमलाइन नीचे दी गई है, ठीक है। सो फर्स्ट इज M.N. रॉय 1934, कम्युनिस्ट लीडर। देन कम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली पहली बार ये डिमांड उठाई थी कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कांग्रेस ने 1935 में ये डिमांड उठाई थी। देन कम्स नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू। 1938 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये बात उठाई थी कि इंडिया के लिए एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए जो इंडिया का संविधान लिखेगी, और वो संविधान सभा लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी, ये वर्ड जो मैं इंडरलाइन करने जा रही हूँ उसको देखना, इलेक्ट होनी चाहिए बाय द इंडियंस ओनली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ओके। किसी बाहरी इंटरफेरेंस के अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होनी चाहिए इंडिया के लिए। दैट वाज सेड बाय नेहरू इन द ईयर 1938। कभी किस्मत खराब हुई है, क्रोनोलॉजी में लगाने में आ गई तो बहुत बुरा फंस जाएंगे, इसलिए याद कर लो। डेट्स इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा हैबिचुअल बनाओ कुछ चीज़ें याद करने के लिए। XYZ लोगों के बर्थडेज याद रहते हैं तो डेट्स भी याद रख लो। देन कम्स 1940। 1940 इज अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्यों आया था इसका थोड़ा सा एक सेकेंड में हम जान लेते हैं। 1 सितंबर 1939, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा याद करो। इस दिन मिस्टर हिटलर ने पोलैंड पे इन्वेड कर दिया था, राइट। एंड वर्ल्ड वॉर 2 की अनाउंसमेंट 3 सितंबर 1939 को, 3 सितंबर 2 दिन बाद इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने डिक्लेयर कर दिया था दैट दे आर ऑन द वॉर विद जर्मनी, बिकॉज रिपीटेडली जो हिटलर था वो ट्रीटीज को वायलेट कर रहा था। चैम्बरलिन वगैरह ने कितना वो आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, नहीं जाते, डेविएट नहीं होते हैं। सो 1939 में वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया।
अब इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को चाहिए था किसका साथ? उसकी कॉलोनी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी कौन थी इंग्लैंड की? दैट इज इंडिया। उनको चाहिए था इंडियंस का सपोर्ट, एंड दैट टू इंडिया के मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम की आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, इनका सपोर्ट चाहिए था। तो उसके तर्ज पे अब निगोसिएशन स्टार्ट होंगे, राइट। तो उसी की तर्ज पे पहला जो स्टार्ट हुआ नेगोशिएशन, दैट वाज अगस्त ऑफर। 1940 अगस्त के महीने में आया था, इसलिए अगस्त ऑफर कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, पहली बार एक्नॉलेज किया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। सिर्फ एक्सेप्ट किया था, फिलॉसफी एक्सेप्ट कर दी थी कि हाँ होनी चाहिए, बस होता नहीं है, होनी चाहिए, राइट। देन कम्स 1942 क्रिप्स मिशन, जिसको गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो एक मेंबर थे कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट के, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टफुल मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एट द टाइम, एंड ही, चलो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ोगे इनके बारे में। इनको डेलिबरेटली ये जिम्मेदारी दे के भेजा गया था इंडिया के, जाके दोनों पार्टी जो आईएनसी एंड मुस्लिम लीग है इन्हें कन्विंस करो कि ये हमारा सपोर्ट करें। तो उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाने के बाद एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, लेकिन इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया था? बिकॉज इसमें 2 नेशन थ्योरी का कोई भी कहीं पे भी मुस्लिम लीग को नज़र नहीं आ रहा था ऐसा कुछ। साथ ही साथ आईएनसी ने भी बोल दिया था कि नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद क्यों, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद तुम पलट गए तो, राइट। सो ये भी कैंसिल हो गया। देन कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, और यहाँ पे पहली बार फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने का आइडिया प्लस फॉर्मूला दोनों दिया गया था, ठीक है। सो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो बनी थी, वो इस प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे बनी थी, जिसने फॉर्मूला भी दिया था कि कैसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, उसी के आधार पे ये बना था। चलो जी, अब चेक करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो आपको पता होगा उस टाइम का जो भारत था ना, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द सेकेंड वन वॉज प्रिंसली स्टेट्स, जिसको देसी रियासतें भी कहा जाता है। सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही ना हो हिंदी का, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो पहला था ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड देन सेकेंड वन इज प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें। टोटल स्ट्रेंथ, अभी हम वो फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिव रिकॉल करेंगे ना, उसमें भी हम फिल करेंगे। टोटल स्ट्रेंथ, इनिशियल टोटल स्ट्रेंथ वॉज 389, ठीक है। आउट ऑफ विच 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस की होंगी एंड रिमेनिंग 93 प्रिंसली स्टेट्स की, ठीक है। अभी इसमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन होगा, चलिए जी देखते हैं। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की जो टोटल थी कितनी? 296, इसमें से 292 तो वहां से आएंगी जिस प्रोविंस में गवर्नर है, ठीक है, और 4 जो सीट्स हैं वो आएंगी चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे वहां से, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद प्रिंसली स्टेट 93 मैंने आपको बता दिया, ये टोटल मिलके 296 हुई और ये 93, टोटल बन के ये कितना हुआ? 389, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये 389 तो हुआ टोटल स्ट्रेंथ, लेकिन उस टाइम पे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी थी ना। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी? देयर वाज, हमें तो 2 ही पता है, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पे थी। तो उस टाइम की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन कम्स मुस्लिम लीग। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी। क्या ये नंबर याद करना ज़रूरी है? मैं कहूँगी याद ना करो, बस देख तो लो कि 200 के आसपास जो था आईएनसी को मिली थी और 70 के आसपास मुस्लिम लीग को, 75 से कम, 70 से ज़्यादा, 75 से कम, ठीक है। आईएनसी को 200 प्लस मिली थी। अब इसमें कुछ इंडिपेंडेंट्स भी थे, स्मॉल ग्रुप्स भी थे, जिनको 15 सीट्स मिली थी। अब इनका कैटेगराइजेशन ना दिया गया है लक्ष्मीकांत में, एंड ये इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो पूछ सकते हैं कि यूनियनिस्ट पार्टी
जो थी वो कहाँ की थी? यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की थी कि बंगाल की थी? कृषक पार्टी, प्रजा पार्टी कहाँ की थी? तो ये पूछ सकते हैं, राइट। सो अगर आपको लगे तो आप पढ़ सकते हो। इसमें 6 नॉन कांग्रेस भी इंक्लूड थे, कम्युनिस्ट पार्टी से भी 1 सीट थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से भी 1 सीट थी, कृषक प्रजा पार्टी की 1 सीट थी, यूनियनिस्ट पार्टी की 1 सीट थी, यूनियनिस्ट मुस्लिम जो थी उसकी 1 सीट थी। तो कुछ 15 सीट्स मिला जुला के थी, ठीक है, समझ गए। जिसमें से और 93 जो थी वो किसके थे? प्रिंसली स्टेट, ठीक है, जो इलेक्टेड नहीं थे, जो कि नॉमिनेटेड थे बाय द रूलर ऑफ दैट स्टेट। ओके, कमिंग टू द वर्किंग ऑफ इंडियन। और एक और चीज़, वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसमें हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था। मुस्लिम्स का था, हिंदूज़ का था, शेड्यूल कास्ट का था, इंडियन क्रिश्चियंस का था, बैकवर्ड ट्राइब्स का था, सिख्स का था, एंग्लो इंडियंस का था, एंड इवन पारसीज का भी रिप्रेजेंटेशन था उसमें, ठीक है। सो ये क्लियर रखना कि हाँ, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग उस टाइम पे जिस हिसाब से पॉपुलेशन थी उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, और एंड ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऑनेस्टली दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग, जो पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लो। 9 दिसंबर 1946 was the first time when the Constituent Assembly met. ओके, मुस्लिम लीग एज यूजुअल, नेचर आपको पता होगा, क्या करेंगे? बॉयकॉट, और पाकिस्तान बनाने की अलग डिमांड करेंगे। पहली मीटिंग में मोस्टली कांग्रेस आईएनसी के लोग थे, वही पार्टिसिपेट किए थे, एंड कुछ इंडिपेंडेंट लोग पार्टिसिपेट किए थे। देयर वॉज नो वन फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट हु केम टू विजिट दिस मीटिंग। प्रिंसली स्टेट ने भी बॉयकॉट करके रखा था, ठीक है। सो फर्स्ट मीटिंग में एक फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू, जिसमें जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है, सबसे बुजुर्ग जो होते हैं, उनको असेंबली का एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। वो एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, और उसके थ्रू डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये क्वेश्चन 2024 यूपीएससी में पूछा गया है। अब काफी लोग कहेंगे कि इतना टुच्चू सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं। देन कम्स 11 दिसंबर 1946, असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड ना 2 डेट्स आएंगी, एक ये आएगी और एक आएगी दैट ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो 2 dates आएंगी, that is 11th December 1946 and there will be another date which we will be covering very soon in this later. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। पहले थे एस.सी. मुखर्जी एंड देन वी.टी. कृष्णमाचारी। प्लीज रिमेंबर द नेम इफ पॉसिबल, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, इवन यूपीएससी कैन आस्क दैट। सो प्लीज इफ पॉसिबल याद कर लो, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी वर द 2 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले ये इलेक्ट हुए थे एंड 1947 आते आते ये इलेक्ट हो गए थे, राइट। देन कम्स ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। रेजोल्यूशन, मैंने शायद रेवोल्यूशन बोल दिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू ने प्रपोज किया था 13 दिसंबर को 1946, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। इसमें मतलब प्रपोज किया था, पास तो ये जनवरी 1947 में हुआ था यूनियनिमसली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज यही आगे जाके प्रियम्बल में चेंज होता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज बेसिकली अबाउट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हम सॉवरेन होने चाहिए, हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, हम रिपब्लिक होने चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड ये लास्ट ईयर। मैंने PYQ सॉल्व करा दिए, प्लीज जाके उन्हें देख लेना कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडिया बिफोर केशवानंद भारती केस से पहले इंडिया का जो प्रियम्बल था उसका नेचर क्या था। तो देयर वर 2 not the Keshavanand Bharati, like 42nd amendment 1976, I'm sorry for that, yes, 42nd amendment 1976 से पहले जो प्रियम्बल था वो कैसा दिखता था। तो प्लीज़ उन PYQs को जाके देख लो,
ठीक है, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें जो आपको जस्टिस का प्रिंसिपल दिखता है प्रीएम्बल में, आपको जो लिबर्टी के प्रिंसिपल्स दिखते हैं, जो वेलफेयर नेचर होना चाहिए इंडियन स्टेट का, जो आर्टिकल 29 और 30 जो है बेसिकली रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, बेसिकली आर्टिकल 244 रिलेटेड टू शेड्यूल एरियाज। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो सब कहाँ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। अगर आपसे पॉसिबल हो तो प्लीज़ डू रीड इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ओके, कब पास हुआ था, 22 जैन 1947। वेट किया गया था इस तारीख तक कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स ज्वाइन कर ले। वो जब नहीं ज्वाइन करे एंड डिले पे डिले हो रहा था, देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था। यही चलकर संविधान की प्रस्तावना, दैट इज प्रेएम्बल, बना। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट एक्ट 1947 का जो एक्ट था, जो ब्रिटिशर्स ने पास कर दिया था, उसने कुछ पावर्स दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। दो तरीके की पावर थी, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सॉवरेन बॉडी है। वो चाहे तो अपने लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, वो चाहे तो जो ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट्स पास करके रखे हैं 1935, 1919, उनको कंटिन्यू कर सकती है, उन्हें अबॉलिश कर सकती है, वो जो चाहे करना चाहे वो कर सकती है। इट्स अ कंप्लीट सॉवरेन बॉडी, ठीक है। देन कम्स लेजिस्लेटिव बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके ना दो फंक्शन हो गए थे अब। एक, वो फर्स्ट पार्लियामेंट भी थी, बन गई थी। सेकंड, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए जो उनका जो मेन काम था वो भी कर रही थी। सो इट वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑल्सो, ठीक है। एक इसमें लिखा है मैंने, असेंबली के दो अलग काम बना दिए गए थे। एक संविधान बनाना, और जब संविधान बनाते थे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चेयर को हेड कौन करता था, राजेंद्र प्रसाद, जो कब इलेक्ट हुए थे, 11 दिसंबर, ठीक है। और जब ऑर्डिनरी लॉ, कानून, एंड व्हेन दे आर मीटिंग एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट, तो उसको चेयर करते थे जीवी मावलंकर, ठीक है। ही एक्ट्स एज अ स्पीकर ऑफ दैट पार्लियामेंट। अब यहाँ पे मैं कुछ करंट अफेयर्स आपको ऐड करा दूँ, क्योंकि ओम बिरला जी न्यूज़ में थे, देयर वाज अ मोशन अगेंस्ट हिम, रिमूवल मोशन, तो आपको पता होना चाहिए कुछ बातें। प्लस साथ ही साथ लास्ट ईयर विट्ठल भाई पटेल के 100 ईयर्स जो उन्होंने 1925 में, ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट स्पीकर ऑफ सेंट्रल असेंबली के, वो फर्स्ट स्पीकर थे, 1925 में बने थे, तो 2025 में उनको 100 साल पूरे हुए थे। तो स्पीकर जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने PYQ जब वीडियो बनाई है उसमें भी डिस्कस किया पॉलिटी के। सो आपको एक बात पता होनी चाहिए, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ इंडिया, दैट इज बलराम झाकर। प्लीज गाइज डू रीड अबाउट हिम, बिकॉज PIB में भी इनका मेंशन था। बलराम झाकर जी जो थे वो लॉन्गेस्ट स्पीकर रहे, अप्रॉक्सीमेटली 9 साल उन्होंने, 9 साल तक वो स्पीकर थे। एंड ही वॉज अ स्पीकर फॉर 7th and 8th लोकसभा। ही वॉज स्पीकर फ्रॉम 1980 to 89, 9 साल के लिए थे, 1980 से 89 तक। 7th and 8th लोकसभा उन्होंने चेयर करी थी। वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज PIB में इनका मेंशन था। फिर हम सोचते हैं कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है, इतना स्टैटिक कहाँ से आ रहा है, PIB में था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था, आप वो जानते हो। सो जब मुस्लिम लीग विड्रॉ कर रही थी तो टोटल स्ट्रेंथ 389 थी, जो रिड्यूस होकर 299 हो गई थी, ठीक है, 299 हो गई थी, ये भी याद कर सकते हो। अब कुछ कमेटीज़ थी, कमेटी बनाई गई थी, कुछ 8 मेजर कमेटीज़ थी और बाकी माइनर कमेटीज़ थी। अब इनको याद करने का तरीका, जब हम PYQ सॉल्व कर रहे थे ना UPPCS के, तो मैंने बताया था, ये तो आपको पता हो गई, ये सबको पता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट, अंबेडकर। देन कम्स, मैंने आपको बताया था कि जो यूनियन वाली कमेटीज़ है ना, जहाँ पे भी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। एंड देयर इज वन मोर कमेटी, स्टेट से निगोसिएशन की जो कमेटी थी उसके जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। ये आप लोग जब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया करते हो एंड देन यू रीड अबाउट हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट टू इंडिया, तब आप जब पढ़ते हो तो उसमें नेहरू और पटेल इनके नाम आते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन आते हैं। सो बस ये चीज़ याद रखना कि यूनियन वाली जो कमेटी थी, मेजर यूनियन से रिलेटेड, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो जवाहरलाल नेहरू उनके चेयरमैन थे, प्लस स्टेट निगोसिएशंस के, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
और फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरिया के भी सरदार पटेल थे। प्लस इसमें एक माइनॉरिटी कमेटी आएगी, जिसकी सब कमेटी होगी, जिसके जेबी कृपलानी जो थे वो चेयरमैन थे। प्लीज़ याद करने की कोशिश करो, लास्ट ईयर पूछा गया है, कहीं और किसी और स्टेट PCS में ना पूछ ले। सम ऑफ यू विल बी थिंकिंग कि हम तो UPSC दे रहे हैं, हम स्टेट PCS इस साल नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं या अगले साल नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा का जो क्वेश्चन था वो 2024 में पूछा था। दो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू नेवर नो, वो फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन, बाउंसर क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, रूल्स वाले राजेंद्र प्रसाद जी थे एंड स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद थे। प्लीज ट्राई टू रीड देम। देन कम्स ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे और इसमें से 2 लोग जो थे वो रिप्लेस हुए थे। एक की डेथ हो गई थी और एक की तबीयत खराब हुई थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया था। अंबेडकर चेयरमैन, गोपाल स्वामी आयंगर, अलादी कृष्ण अय्यर, KM मुंशी। ये नाम आपको याद हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। अब इनको ना कंफ्यूज मत करना VT कृष्णमाचारी से, वो सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। प्लीज़ कंफ्यूज मत कर देना इनके नाम को उनसे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला और माधव राव ने BL मिट्टर को रिप्लेस किया था, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। और एक खेतान जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको TT कृष्णमाचारी से रिप्लेस किया था। VT कृष्णमाचारी से रिप्लेस मत कर देना, आई रिपीट, TT कृष्णमाचारी ने DP खेतान को रिप्लेस किया था 1948 में। He is different and VT Krishnamachari is different. He was the vice president. Listen to this again. Okay? चलो, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई, इलेक्शंस हो चुके थे, सब ड्राफ्टिंग कमेटी भी बन चुकी थी। 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट आया, उसे अडॉप्ट कर लिया गया। यही डेट जो है प्रीएम्बल में मेंशन है। ये जिस टाइम पे अडॉप्ट हुआ था, प्रीएम्बल 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थे, जो अब 8 शेड्यूल हटके कितने शेड्यूल्स हो चुके हैं बताना, 12 हैं कि 10 हैं। ठीक है, बट इसको इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये एक हिस्टोरिक डे है बिकॉज 26 जनवरी 1930 ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था पूर्ण स्वराज का बाय जवाहरलाल नेहरू। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने लगे थे। 11 सेशंस हुए थे। इसका जो एम्बलम था वो एलिफेंट था। BN राव इनके लीगल एडवाइज़र थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, हैंड रिटन। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं कुछ लोगों के नाम आपको मैं बता रही हूँ, प्लीज़ उनको याद देखने की कोशिश करना। नंदलाल बोस, इन्होंने क्या किया था, डिजाइनिंग की थी। ठीक है, देन कम्स प्रेम राम नारायण, बिहोर राम मनोहर सिन्हा। ही वॉज रिलेटेड टू प्रीएम्बल पे इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने प्रीएम्बल से रिलेटेड थे। हो गया इतना। दिस वॉज द मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर 2। अब इसके साथ साथ हम चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज MCQ। ठीक है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट प्रपोज्ड फॉरवर्ड बाय M.N. रॉय इन द ईयर 1934। सॉरी, समझ गए? प्लीज़ इसके आंसर्स भी मैंने लिखे हुए, ये 100 कुछ क्वेश्चंस हैं जो लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड हैं। प्लीज़ इनको याद कर लेना। INC ऑफिशियली डिमांडेड that should be the Constitution of India in the year 1935. 1938, who? Jawaharlal Nehru. British government first time officially accepted, मतलब officially नहीं but accept कर लिया था। कौन से ऑफर में? अगस्त ऑफर में। सर स्टैफोर्ड, प्लीज़ इनको रीड कर लेना। इफ़ यू वॉन्ट मी कि मैं इसको सॉल्व करूँ, दैट इज़ इलॉजिकल बिकॉज मैंने नीचे ना आंसर्स दे के रखे हैं। सो अगर आपका कुछ गलत भी होता है ना, रॉन्ग होता है, तो आप इसमें देख सकते हो। सो विद दिस, प्लस अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ना इसे याद करने में, तो मैंने एक 1 पेज पे ये टाइमलाइन भी बना के रखी है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर अपने हाथों से अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो। टाइमलाइन भी दी गई है, जस्ट अ सेकेंड, ये टाइमलाइन दी गई है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, कंपोजिशन की नंबर्स भी दिए हुए हैं, वर्किंग भी दी गई है।
की माइलस्टोन की फीचर्स भी दिए, किस डेट को क्या हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी और उनके 7 मेंबर्स की नेम है, और टोटल क्रूशल डेट्स के 2 साल 11 महीने 18 दिन, वो जो फालतू के जहरीले जो फैक्ट्स होते हैं वो भी दिए हुए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट एज वेल. सो इसके साथ साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो को. थर्ड वीडियो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में डाल दूंगी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट विल बी इन वेरी मच डिटेल. So yes, if you like my initiative, please do like, share, comment and subscribe. Please share it with your friends. And for the test, join कर लो आप टेलीग्राम चैनल, उस पर मैंने ये टेस्ट डाल दिए हैं. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.